हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी मंत्रा। तो जैसा कि आपको पता है कि रीट की जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गई है और आपका चौथे महीने में यानी कि अप्रैल मंथ में एग्जाम होने वाला है। और इस एग्जाम की तैयारी के लिए मैं आपके लिए पूरा का पूरा बैच लेकर आया हूँ मैथ्स और साइंस का। यहाँ पर कंप्लीट आपकी रीट लेवल 1 और लेवल 2 का मैं पूरा का पूरा मैथ्स, उसके कंसेप्ट, उसके शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर कवर करूंगा। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ सॉल्यूशन 2017 के रीट लेवल 1 के मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। रीट के मैथ्स के पोर्शन में आपसे काफी कुछ पूछा गया था और जो मैथ्स का लेवल था वो बिल्कुल ही यूं कह लो कि 0 के बराबर था, ना के बराबर था। बहुत ही इजी मैथ था। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 12 पेनों का क्रय मूल्य, 12 पेन थे उसका क्रय मूल्य है वो 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। और आपसे पूछा है लाभ होगा या हानि होगा, उसका प्रतिशत आपसे पूछा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए भाई, सबसे पहले ये कह रहा है कि 12 पेन उसने खरीदे, जिस रेट में 12 पेन खरीदे उसी रेट में 16 पेन है वो बेच दिए। यानी कि 16 पेन खरीदे जिस कॉस्ट में, उसकी कॉस्ट 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर थी। जैसे कि उसने 12 पेन खरीदे और 16 पेन है वो बेचे, दोनों का रेट क्या था? बराबर था। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको छोटे से कंसेप्ट की आवश्यकता है। सपोज दैट जो पेन था उसकी कीमत कितनी मानोगे आप? 1 रुपया थी। क्या थी? 1 रुपया थी। सपोज दैट 12 पेन उसने खरीदे 12 रुपए के, 12 रुपए के 12 पेन है वो उसने खरीदे। क्लियर है? यहां पर ये कह रहा है कि 12 के 12 रुपए के 12 पेन उसने खरीद लिए और 16 पेन है वो 12 रुपए के बेच दिए। यानी कि 12 रुपए के कितने पेन बेचे? 16 पेन। फर्क कितना पड़ा? यानी कि उसको कितना पेन का लॉस हुआ? 4 पेन का उसको लॉस हो गया। क्लियर भाई? ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि 12 पेन का क्रय मूल्य है वो 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 पेन का क्रय मूल्य 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि अगर उसने 12 पेन मान लो 100 रुपए के खरीदे हो या 1 रुपए का एक पेन खरीदा हो, तो 12 पेन है वो 1 रुपए के हिसाब से कितने रुपए के खरीदे? 12 रुपए के। अब उसने 16 पेन के बराबर बेच दिए। यानी कि उसने क्या करा? 16 रुपए उसको में बेचने चाहिए थे। अगर वो बेचता तो उसको ना लाभ होती ना हानि होती, लेकिन यहाँ पर उसने 16 रुपए के 12 पेन बेच दिए। यानी कि 4 पेन का उसको लॉस हो रहा है। 4 पेन का उसको लॉस हो रहा है किसके ऊपर? 16 के ऊपर। क्लियर है? मल्टीप्लाई आपको क्या पूछा है? यहाँ पर उसने लाभ और हानि प्रतिशत पूछा है। यानी कि लाभ और हानि का प्रतिशत क्या रहेगा? तो मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या हुआ? 25% आपका क्या आ गया? हानि आ गया। यानी कि 25% की उसको हानि हुई है। ऐसे काफी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। यहाँ पर लाभ हानि से यहाँ पर एक क्वेश्चन है वो आया हुआ है। तो तैयार रहना, जो अब की बार 2021 के अंदर जो एग्जाम होने वाला है उसके ऊपर एक क्वेश्चन लाभ हानि का 100% आएगा और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साधारण ब्याज से पूछा गया है। क्वेश्चन है कि श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है। एक्स के पास कुछ एक निश्चित राशि है। ये एक्स क्या? एक व्यक्ति है, उसके पास एक निश्चित अमाउंट है, यानी कि एक्स रुपीस है या कुछ भी मान लीजिए। ये कह रहा है कि कुछ राशि तो 10% की ब्याज पे, इसका एक हिस्सा फर्स्ट पार्ट है वो 10% पे देता है और जो बाकी का शेष हिस्सा यानी कि जो सेकंड पार्ट है वो कितने में देता है? 12% के सरल ब्याज पे देता है। दोनों के दोनों सरल ब्याज है। सरल ब्याज पर कोई राशि है वो उधार दी जाती है। सरल ब्याज पर दोनों के दोनों राशि क्या है? एक तो 10% पे दे दिया और एक 12% पे दे दिया। कुछ राशि थी, सपोज दैट वो राशि x है
और ये कह रहा है कि एक मैन था, एक व्यक्ति था, उसके पास कुछ राशि थी, उसको उसने 2 भागों के अंदर तोड़ा, एक भाग को 10% दे दिया और एक भाग 12% पे सरल ब्याज पे दे दिया। अब ये क्या रहा है कि प्रथम राशि का चौथा हिस्सा, इसका चौथा हिस्सा और दूसरी राशि का 5वां हिस्सा, पहली का चौथा हिस्सा, दूसरी का 5वां हिस्सा, ये कह रहा है कि बराबर है, दोनों क्या है, दोनों बराबर हैं। और ये कह रहा है कि यदि 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज, इसने 2 वर्ष तक वेट किया है, 2 वर्ष के बाद इसका ब्याज फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों जो ब्याज है मिलकर के 2500 रुपए उसके ब्याज मिलता है, उसको 2 साल का ब्याज मिलता है 2500 रुपए। आपसे पूछा है कि जो उधार दी गई थी धनराशि वो कितनी थी, आपसे ये पूछा है। सरल ब्याज का बिल्कुल कंसेप्ट यानी कि सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए कैसे, एक राशि का चौथा हिस्सा, दूसरी राशि का 5वां हिस्सा। सपोज दैट ये कोई ए राशि थी, वो 10% पे दी, बी राशि है वो उसने 12% पे दी। ए का चौथा हिस्सा और बी का 5वां हिस्सा दोनों क्या है, बराबर है। ए का चौथा हिस्सा, बी का 5वां हिस्सा कुछ बराबर है। अब हम इस क्वेश्चन को अनुपात वाले जो क्वेश्चंस आपने किए होंगे, जो आपके अरिथमेटिक के अंदर आता है, उसी तरीके से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। यानी कि ए का चौथा हिस्सा, बी का 5वां हिस्सा, यानी कि ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा, 4:5, यानी कि वो राशि 4:5 के अंदर थी। 4 अनुपात वाली राशि 10% पे दी गई थी और 5 वाली 12% पे दी गई थी। जरूरी नहीं है कि ये राशि 4 और 5 है, जरूरी नहीं है 4 और 5 के अनुपात में है, यानी कि ये राशि 4 यूनिट है और ये राशि 5 यूनिट है। पर यूनिट कुछ भी हो सकता है, इसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। पता करते हैं। देखिए अनुपात के अंदर सबसे पहले आप करते हो अनुपातिक योग, तो अनुपातिक योग क्या हुआ, 9 यूनिट हो गया। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ऑप्शन देखने हैं। क्या देखना है, ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के अंदर आपको दिया हुआ है 12,000, ठीक है। अगले के अंदर दिया हुआ है आपको 11,000, उसके बाद में 11,250 और एक 12,500, ये 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। यानी कि ये जो राशियां दी हुई है ये आपको पता है कि 9 यूनिट के बराबर है। ये राशि क्या है, 9 यूनिट के बराबर है। सबसे पहले इसने टोटल की टोटल राशि को 4:5 में बांटा, टोटल उसके 9 टुकड़े किए, जिसमें 4 टुकड़े करके उसने 10% पे दिए और 5 टुकड़े उसने 12% पे दिए। इतना तो समझ पा रहे हो। 9 यूनिट का मतलब है या तो 12,000 या 11,000 या 12,500 या 12,250। अब यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट आपको छोटा सा दिमाग के अंदर डालना है कि क्या 12,000 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि पूरी राशि देगा ना कि पॉइंटों के अंदर। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल लॉजिक की बात है, नहीं होगा। 11,000 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 का एक सिंपल सा फैक्टर है कि जो संख्या 9 से डिवाइड होगी, जिसका जो सम है, अंकों का योग है, वो 9 होगा या 9 से डिवाइड होगा। यहाँ पर 2 और 1 3 है, नहीं जाएगा। इधर भी 1 और 1 2 है, नहीं जाएगा। 5 और 2 7 और 1 8 है, नहीं जाएगा। 5 और 2 7 और 2 9, सॉरी यहाँ पर 11,250 था, तो 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, यानी कि ये संख्या इससे भाग जा रही है। तो हो सकता है कि उसने वो राशि क्या दी हो, उधार पर दी हो। यहां पर इसने बिल्कुल इजी से आंसर दिए हुए थे, ऑप्शन दिए हुए थे, तो हमने पता लगाया कि 11,250 इसका उत्तर होगा। हो सकता है, कंफर्म नहीं है, क्या पता कोई 9 के डिवाइड के अंदर या 9 के मल्टीप्लिकेशन के अंदर कोई और राशि आपको इसके अंदर दे दे। इसलिए आपको क्या करना है, 11,250 को एक तो 4 रेशो में और एक को 5 पार्ट के अंदर आप डिवाइड करो, यानी कि एक इसका चौथा हिस्सा और एक इसका 5वां हिस्सा डिवाइड करो। अब देखिए सिंपल सी बात है, इसको डिवाइड करके जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट का क्या करोगे आप, 10% की रेट से 2 साल का
साधारण ब्याज आप निकालोगे, उस अमाउंट मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 100 प्लस में जो दूसरी अमाउंट आई यानी कि 11,250 जो अमाउंट आई उसका पांचवा हिस्सा यानी कि पांचवा हिस्सा 11,250 मल्टीप्लाई 12% से दिया 2 महीनों के लिए। इन दोनों का जोड़ अगर आपका 2500 रुपए आ रहा है सरल ब्याज का, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ओके है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि पानी और शर्करा का 3 लीटर का मिश्रण है, ये टोटल मिश्रण है वो है आपका 3 लीटर का है, और इसके अंदर जो शर्करा की मात्रा है वो कितनी है आपकी 40% है। कितनी है 40% है। और ये कह रहा है कि अगर इस मिश्रण में 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो जो नया सॉल्यूशन होगा, जो न्यू सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर शर्करा जो है यानी कि शक्कर चीनी कह सकते हो, उसकी कितनी परसेंटेज होगी, कितनी प्रतिशत मात्रा होगी। तो चेक करना है। सबसे पहले पानी और शर्करा का एक मिक्सचर है, वो 3 लीटर का है, उसके अंदर शर्करा 40% है, तो ऑब्वियसली पानी कितना होगा 60%। इसको आप डिवाइड कर सकते हो। देखिए 3 लीटर का 40% कितना होता है 1.2 लीटर। क्लियर है भाई। और 60% कितना होता है, सीधी सी बात है 6×18 यानी कि 1.8 लीटर। ठीक है भाई, यहां तक तो आपने इसको तोड़ लिया। 1.8 लीटर तो पानी है और 1.2 लीटर क्या है आपका शर्करा है। अब देखिए इस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, टोटल जोड़े हुए तो 3 लीटर आता है। अब ये कह रहे हैं 1 लीटर पानी मिलाना है। क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। इसके अंदर 1 लीटर पानी आपने मिला दिया। 1 लीटर पानी मिलाने के बाद ये तो 2.8 लीटर हो गया और ये आपका 1.2 लीटर ही है। समझ में आ रहा होगा, 1.2 लीटर ही है और ये 2.8 लीटर हो गया। अब टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया 4 लीटर हो गया। पहले था 3 लीटर, 1 लीटर पानी मिलाया, टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया 4 लीटर। अच्छा, मैं इतना लंबा चौड़ा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार वो पानी की परसेंटेज भी पूछ सकता है। अभी आप डायरेक्ट बोल सकते थे 3 लीटर था, शर्करा तो 40% ही थी, अब 4 लीटर हो गया, फिर भी वो शर्करा तो 40% ही है, तो हम इतना लंबा चौड़ा क्यों कर रहे हैं। देखिए इसके लिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो मैं कंसेप्ट साथ साथ में आपका क्लियर करवा रहा हूँ, तो दोनों की मात्रा भी आपसे पूछी जा सकती है। देखिए अब यहाँ पर 1.2 लीटर क्या है शर्करा है, कितने लीटर में से 4 लीटर में से। कितने लीटर में से 4 लीटर में 1.2 लीटर शर्करा है। अब बताइए भाई 1.2 लीटर शर्करा अगर 4 लीटर में है तो आपका कितने प्रतिशत इसमें शर्करा होगी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा 25, 30, 35 और 40। 25% होगी, 30% होगी, 35% होगी या 40% होगी। देखिए भाई 1.2 लीटर शर्करा है टोटल 4 लीटर के मिश्रण में, मल्टीप्लाई आपका प्रतिशत निकालना है, इसलिए आप क्या लगा रहे हो 100 लगा रहे हो। तो आप काट दीजिए, कितना हुआ 25 चौका 100 और 25 को 1.2 से आप मल्टीप्लाई करके देखो, 25 दूनी 50, 5 25 कम 25 और 5 30, तो ये कितना होगा 30%। तो 30% शर्करा की मात्रा है। अगर आपसे पूछा जाए कि पानी की मात्रा कितनी होगी, तो यहां पर अगर आपने ये निकाल लिया तो आपको ऑब्वियसली पता है कि 70% उसके अंदर पानी होगा। 70% उसके अंदर क्या होगा पानी होगा। यहां से भी निकाल सकते हो आप 2.8 लीटर डिवाइड बाय 4 × 100, क्योंकि 2.8 लीटर क्या है पानी है, कितने में से टोटल 4 लीटर का सॉल्यूशन है। तो इसी तरह से यहाँ पे काटोगे तो 0.7 और ये फिर 70% आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मिक्सचर एंड एलिगेशन से, यानी कि मिश्र अनुपात से, या यू कह सकते हो भी मिश्रण से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन आपके आने वाले 2021 के एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जा सकता है, इसलिए इस कंसेप्ट को भी आप कवर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर बोर्ड ने एक गलती कर दी। और वो गलती क्या कर दी
कि इसको लिखा है यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज, और आपको बताया है, आपको पता भी है कि समानांतर चतुर्भुज जो है उसके चारों कोणों का जो योग है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। और यहां पर आपसे बोला हुआ है कि एक समानांतर चतुर्भुज है, क्या है समानांतर चतुर्भुज, और समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने के जो एंगल है वो क्या होते हैं बराबर होते हैं, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा, क्लियर है, ये 150 है तो ये भी 150 होगा। अब इनका जोड़ करके देखिए 150 150 300 और 300 150 कितने हो गए 450 डिग्री। यहां पर क्या किया बोर्ड ने, गलती कर दी। बोर्ड को एक समीकरण सोल्व करना चाहिए था, अगर जिस बच्चों ने समीकरण सोल्व किया उनको भी नंबर मिले और जिन्होंने नहीं किया है या उसका उत्तर भी नहीं दिया उनको भी नंबर मिले हैं, यानी कि आपसे एक बोनस पॉइंट आपको मिला था इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने अभी क्या बताया था आपको कि ये जो दोनों कोण है इनका जो क्या होगा अनुपात सेम होगा, क्या होगा अनुपात सेम होगा, यानी कि 2x + 5y बराबर 150 और इधर 4x + y = 75। क्लियर है, दो आपकी समीकरण बन गई। और आपने 6th 7th 8th या 9th में भी आपने पढ़ा होगा भी जितनी भी समीकरण है उसको कितने तरीकों से हल किया जाता है, 3 तरीकों से हल किया जाता है। सबसे जो आसान विधि है वो है विलोपन यानी कि इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड से आप इन समीकरण में x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि आपसे पूछी है x और y की वैल्यू क्या होगी। देखिए भाई x और y की वैल्यू को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो y के कोफिशिएंट बराबर करो या x के बराबर करो। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर x के कोफिशिएंट बराबर कर देते हैं, यानी कि इसको हम क्या कर देते हैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा 2 दूनी 4x प्लस 10y बराबर 150 का 300 सॉरी ये हो जाएगा आपका 300। क्लियर है। अब क्या करेंगे आप एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन है वो माइनस कर देंगे, तो हमें छोटी ये लगती है इसलिए हमने ऊपर वाली को माइनस किया, ये कैंसिल हो गया, 10y में से 1y गया 9y = 300 में से 75 गया 225। अब 225 आ गया, कितना होगा 25 में 225 होता है तो y के बराबर 25, y के बराबर 25 आ गया। ऑप्शन के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर y के बराबर आपको 25 दिया हुआ है, बाकी किसी के अंदर 25 वो नहीं दिया गया है। y के बराबर जो बी ऑप्शन है आपका उसके अंदर 25 है और x की वैल्यू है वो 12.5। अब 12.5 कब आएगी, जब आप इस y की वैल्यू इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में या इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन के अंदर रखोगे तो आपकी x की वैल्यू भी आ जाएगी। क्लियर है, तो x की वैल्यू आपकी 12.5 और y की है 25 डिग्री। ये आपका ऑप्शन था, आंसर था। बोर्ड ने सिर्फ यही गलती करी कि इनका जो सम है वो इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया, 360 डिग्री आता तो ये क्वेश्चन तो अभी भी सोल्व हो रहा है। इसमें सिर्फ अपने को इक्वेशन दी गई थी और इक्वेशन हमने सोल्व कर दी। इसमें x और y का मान भी चेक करोगे तो भी 150 आएगा, इसमें x और y का मान चेक करोगे तो भी वो 75 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कबीर ने 10 रुपए में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है, यानी कि 10 रुपए में वो 11 पेंसिल खरीदता है। 10 रुपए में वो क्या खरीदता है 11 पेंसिल खरीदता है और 11 रुपए में 10 पेंसिल है वो बेच देता है। 10 पेंसिल है वो बेच देता है और उसका पूछा है लाभ होगा या हानि होगा। अगर होगा तो लाभ या हानि प्रतिशत है वो बताइए, कि उसका प्रतिशत लाभ बराबर लाभ ही पूछा है भाई, लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि 10 रुपए की 11 पेंसिल की दर के हिसाब से खरीदता है, यानी कि खरीदता है, दर मतलब रेट। जरूरी नहीं है कि उसने 10 रुपए की ही 11 पेंसिल खरीदी हो, उसने 10 रुपए के हिसाब से 11 पेंसिल, यानी 10 रुपए देता है तो 11, और अगर ज्यादा देता है तो उसके हिसाब से मल्टीपल होती जाएगी। और 11 रुपए के हिसाब से 10 पेंसिल है वो बेच देता है। ये उसका क्या है क्रय मूल्य है और ये उसका क्या है
विक्रय मूल्य है, यानी कि 10 रुपए के हिसाब से इसने 11 पेंसिल और 11 के हिसाब से 10 पेंसिल वो बेच दी। ये खरीदी गई है और ये बेची गई है। अब इसमें से लाभ और हानि आप कैसे चेक करोगे? आप एक काम करना है, या तो रुपए बराबर कर लो या आप पेंसिल बराबर कर लो, दोनों में से कोई एक चीज बराबर कर लो। इसके लिए हमेशा क्या करते हैं अपन? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ये 10 है इसको 11 से मल्टीप्लाई और ये क्या है 11 है इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, रुपए बराबर कर रहे हैं तो पेंसिल के हिसाब से अपने आप आ जाएगा, या पेंसिल बराबर करेंगे तो रुपए अपने आप मिल जाएंगे। देखिए 11 को 10 से करते हैं तो 110 रुपए में वो कितनी खरीदेगा? 121 पेंसिल खरीदेगा। ठीक है भाई। अब क्या है, फिर 110 रुपए में वो कितनी बेचेगा? 10 को 10 से करोगे तो 100 पेंसिल आपको वो बेचेगा। अब देखिए भाई, सिंपल सा मेथड है। 110 रुपए के हिसाब से उसने 121 पेंसिल क्या करी? खरीदी, बाय करी, क्रय मूल्य है उसका। ठीक है। और 110 रुपए में 100 पेंसिल उसने क्या कर दी? बेच दी। कितनी पेंसिल का फायदा हुआ? 21 पेंसिल का फायदा हुआ। 21 पेंसिल का उसको फायदा हुआ। क्रय मूल्य क्या था? 100। क्या था? 100, यानी कि 100 पेंसिल उसने बेची है और 121 पेंसिल उसने क्या की? खरीदी थी। बची कितनी? 21। किसके पीछे बची? 100 के पीछे। मल्टीप्लाई 100, तो ये क्या है आपका 21% उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। आपके ऑप्शन है 10, 11, 20, 21। 21 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है। देखिए x प्लस 5/6, 5/7 और 4/9 इज इक्वल टू 2 and 1 to 5 डिवाइड बाई 1 to 6। आपसे पूछा है कि इस x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू निकालनी है आपको। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम ले लो इधर से, और इसका एलसीएम आपके पास है ही। इसका एलसीएम लेके देखो भाई, इसका एलसीएम क्या आएगा आपके पास? 126 ही निकल के बाहर आएगा। एलसीएम लेकर देखो, 6, 7, 9 का 6, 7 और 9, 3 से कर दो, 3 को 2, फिर नहीं जाएगा वो एज इट इज 3, 7 के 21, 21 दूना 42 और 42 ये 126, यानी कि इसका एलसीएम आ गया 126। अब फिर 5 से करोगे, यानी कि 6 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा? 7 ये 21 और 21 5 105 प्लस, इसी तरह 7 से डिवाइड हुआ तो ये हो गया आपका 6 3 18, 18 5 90 प्लस, इसी तरह ये 9 से डिवाइड हुआ तो 14 14 चौके 56, यानी कि ये सिंपल आपका क्या आ गया? x प्लस ये इज इक्वल टू 2 and 1 to 5 डिवाइड बाई 1 to 6। इस तरह से अपने को चलना है। x प्लस, अब देखिए 5 और 6 11 हासिल 1, 5 और 9 14, 5 और 9 14 और 1 15 हासिल 1, 1 और 1 251/126 बराबर 2 and 125/126। अब इसको इस साइड लेकर के जाओ, x बराबर 2 and 125/126 और माइनस हो जाएगा ये 251 डिवाइड बाई 126। क्लियर है? अब इसको आप कंप्लीट कर दो। 126 को 2 से करोगे तो 252, 252 और 125 कितने हो गए? देखिए 252 और 125, 7 7 और 3, यानी कि यहां पर ये हो गया आपके 377। ठीक है। अब 7 से ये गया 1, 377 में से 251 गए, 7 में से 1 गया 6, 2 और 3 में 2 गया 1, 126/126, यानी कि x की वैल्यू क्या आई आपकी? 1। सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। कैलकुलेशन करना था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप बिल्कुल इजीली से कर सकते हो, बिल्कुल कम टाइम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, और ये सा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है
और आपके इस जो रीट लेवल 1 था 2017 के, इसके अंदर तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, जैसा कि एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता चुका था और एक अब ये आया है सामने। आपसे क्या बोला है कि एक वृत्त है ये ABCD, इसके अंदर क्या है 3 जीवाएं हैं, DC एक मेन जीवा है जिसके ऊपर 2 ट्राइंगल है, वो क्या गई है दी गई है। इसके अंदर आपसे पूछा है कि इस थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको जो ज्यामिति है, ज्योमेट्री है, उसके अगर कुछ भी रूल, थोड़े बहुत रूल भी याद हैं तो आपको बिल्कुल कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, एक जीवा है। ये क्या है, जीवा है, यानी कि वृत्त के एक कोने से लेकर कहीं भी अगर एक लाइन खींच दी जाए तो वो क्या है, जीवा है। और अगर वृत्त के सेंटर से कोई जीवा जा रही है तो वो उसका व्यास है, और सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। क्लियर है। DC के ऊपर एक पॉइंट था यहाँ पर B, उससे दोनों को D से भी कनेक्ट किया गया और C से भी कनेक्ट किया गया। इसी तरह एक पॉइंट था A, उससे भी D को कनेक्ट किया गया, C को कनेक्ट किया गया, दोनों ट्राइंगल बन गई, एक तो ADC के नाम से और एक BDC के नाम से। एक तो ट्राइंगल है ADC और एक ट्राइंगल है BDC। अब यहाँ पर इनका बेस क्या है, सेम है, और एक जीवा के ऊपर है। एक आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी जीवा से कहीं भी, यानी कि ये जो बाहर, यानी कि इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उससे अगर आप इस जीवा से, चाहे यहां से आप ट्राइंगल बनाओ, चाहे यहां से बनाओ, चाहे यहां से बनाओ, या कहीं भी किसी भी पॉइंट पे बनाओ, तो ये जो एंगल है, यानी कि वृत्त के जो बाह्य जो पॉइंट है, यानी कि वृत्त की जो साइड वाली है, जो बाहर वाला जो सर्कल का टोटल यूं कह सकते हो कि सरकमफ्रेंसेस है, उस पे कहीं भी आप बनाओ तो ये एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इतना तो कंफर्म होगा। इसी तरह ये भी बराबर, ये भी 40, ये भी 40, कोई भी जो एंगल बन रहा है वो सारे के सारे एंगल क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। एक एंगल के बराबर दूसरा होगा। अपने को एक दे रखा था, दूसरा हमारे पास आ गया। अब क्या है, ये 85 है, ये 40 है, और ये आपका थीटा निकालना है। आपको पता है ट्राइंगल ADC के अंदर तीनों कोणों का योग, हर ट्राइंगल, हर त्रिभुज के अंदर 180 होता है। तो इधर 40 + 85 कितना हुआ, 8 और 4 12, 125 हो गया। क्लियर है। अब ये कितना बच गया, अभी 125 घटाओ किस में से, 180 में से, आपका कितना आया 55 डिग्री, यानी कि ये जो है आपका 55 डिग्री ये बच गया। क्लियर है। इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से आपको करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2 पूर्ण संख्याएं दी गई है। अब पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो 0 से स्टार्ट हो। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो 0 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाए, वो संख्या आपकी होती है पूर्ण संख्या। यदि बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, 2 संख्या आ रही है, तो सपोज दैट x क्या मान लेते हैं हम, छोटी संख्या मान लेते हैं, और y है वो बड़ी संख्या मान लेते हैं। एक दो चीजें अपने मान ली, बिल्कुल कंसेप्ट पर चलेंगे अपन, ताकि कम टाइम में सटीक से सटीक उत्तर अपने को मिल सके। क्या कह रहा है, बड़ी संख्या के तिगुने, बड़ी संख्या के तिगुने 3y हो गया। ठीक है। ये कह रहा है कि उसको अगर छोटी संख्या से भाग दिया जाए, छोटी संख्या हमारी x है, तो क्या कह रहा है, भागफल 4 और शेषफल 3, ये है भागफल 4 और शेषफल है वो 3 प्राप्त होता है। क्लियर है। बड़ी संख्या के त्रिगुणे को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि छोटी संख्या के 7 गुने, छोटी संख्या के 7 गुने 7x को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 5 और शेषफल 1 मिलता है। भागफल 5 और शेषफल 1 मिलता है। क्लियर। ये कह रहा है कि छोटी संख्या किसके बराबर है, यानी कि वैल्यू ऑफ x। आपसे बड़ी भी पूछ सकता है, वैल्यू ऑफ x निकालनी है हमें, तो क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ x। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये क्या होता है आपका भाज्य, अंदर वाला क्या होता है भाज्य, और ये क्या होता है आपका भाजक।
क्लियर है? ये आपका क्या होता है, भागफल, और नीचे वाला आपका क्या होता है, शेषफल। जो शेष बचता है वो आपका शेषफल होता है। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, भाज्य के बराबर। आपका भाज्य के बराबर क्या होता है, भाज्य के बराबर आपका होता है भाजक मल्टी भागफल। क्या होता है, भाजक गुणा भागफल, ठीक है भाई, प्लस आपका क्या होता है, शेषफल, प्लस आपका शेषफल होता है। ठीक है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल इज इक्वल टू भाज्य। यहां पर 3y के बराबर क्या आएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करो, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y। ध्यान रखना, पहला निकालते हैं अपन 4 इंटू एक्स, या 3y के बराबर, 3y के बराबर क्या होगा, 4x, 4 इंटू एक्स 4x प्लस क्या होगा 3। ठीक है भाई, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y। इसी तरह ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट होगी। सेकंड देखिए, 7x के बराबर क्या होगा, 5y प्लस 1, यानी कि 5y प्लस 1 इज इक्वल टू आपका क्या होगा, 7x। इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, x और y के कोफिशिएंट एक बराबर कर लो। कैसे करोगे, इधर ये ले जाओ और उधर ये ले जाओ, यानी कि y को इस साइड ले आओ, इस साइड ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5y हो जाएगा, इधर ये माइनस का 7x हो जाएगा, प्लस 1 रहेगा। यानी कि हमने क्या करा, इस इक्वेशन को कंप्लीट कर दिया। अब देखिए भाई, अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए। x की हमें वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, y को कोफिशिएंट को एलिमिनेट कर देंगे बाय द यूजिंग ऑफ एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम विलोपन विधि बोलते हैं हिंदी के अंदर। विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, हमेशा इन दोनों के कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि इसका कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई, इसके कोफिशिएंट को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि इस कंप्लीट को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से, और इस कंप्लीट को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। करके देखो भाई, फाइनल देखिए क्या इक्वेशन आती है। देखिए 3 को 5 से करते हैं तो 15y इज इक्वल टू 4 को 5 से करते हो तो कितना आएगा, 4 5 20 है, कंप्लीट को करना है, प्लस 15। इसी तरह इसको 3 से करेंगे तो माइनस के 15y, माइनस के 15y बराबर 7 21, माइनस के 21x, और प्लस का 1 को 3 से करोगे तो 3। क्लियर भाई? अब क्या करना है अपने को, सीधा डायरेक्ट आप काट सकते हो, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, ऑब्वियसली कट गया। इधर क्या बचा, 0 बचा, बराबर माइनस 21 है, प्लस का 20 है, माइनस का x बच गया, प्लस 18। इस x को इस साइड लेकर आओ, x बराबर 18, माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू आपकी क्या आई, 18। x की वैल्यू छोटी वाली थी, x का मान क्या होगा, 18 होगा। अगर आप आई ऑप्शन करते तो थोड़ा सा लंबा पड़ता, कंसेप्ट बड़ा हो जाता, इसलिए हमने क्या किया है, एक सिंपल जो हम करते आ रहे हैं लगातार, यानी कि 6th 7th 8th क्लास में जो पढ़ते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, ये जो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 170658009 के अंदर 7 6 9 के स्थानीय मानों के अंकों का योग क्या होगा, यानी कि संख्याओं का योग क्या होगा। 7 6 और 9 के स्थानीय मान, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्थानीय मान क्या होता है। देखिए वैल्यू का एक तो जातीय मान होता है, एक उसका स्थानीय मान होता है, यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जातीय मान। जातीय मान का मतलब ये है, जातीय मान के अंदर 9 संख्याएं आती हैं, 1 से लेकर के 9 तक, या 0 से लेकर के 9 तक, तो 10 संख्याएं होगी। क्लियर है? जातीय मान उस संख्या का अपना मान होता है, जैसे 1 का 1 है, 2 का 2 है, 0 का 0 है, 9 का 9 है। इस तरह से जातीय मान, यानी कि हम उसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू होती है वो उस अंक की उतनी ही होती है। उसके बाद में आती है प्लेस वैल्यू, यानी कि क्या होता है, स्थानीय मान। जो अंक किसी संख्या में जिस स्थान पर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं उस अंक का। जैसे कि मैंने एक संख्या लिखी 324,
क्या बोलेंगे उस पे, 324 है तो इकाई ढाई, 2 किस पे आता है, 2 का पूछा है तो 2 का इसमें ढाई पे आता है, तो बाकी 0 लगा दी। क्लियर है, तो ये क्या है 20। 3 का पूछे तो 300, 4 का पूछे तो 4। इकाई के अंक पे जो स्थान है उसका स्थानीय मान, उसका जातीय मान दोनों बराबर होता है। स्थानीय मान भी 4 है इसका, क्योंकि इकाई के अंक पे है, जातीय मान तो 4 है ही है, तो ये क्या हुआ, टोटल जोड़ के 324 बन के। इसी तरह आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था इन्होंने, आपको सिंपली क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके फिर कभी भी आए तो क्या करना है, देखिए 7, 6 और 9, 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से स्टार्ट करिए, इधर से स्टार्ट करिए। 7 कब आता है, पहला जो अंक आए, यानी कि 1 नहीं पूछा, छोड़ दो, उसकी जगह क्या लगाओ 0। 6 है, पढ़ा रहने दो। 5 है, नहीं है, उसकी जगह पे क्या लगाओ 0। 8 है, नहीं है, क्या लगाओ 0। जो अंक नहीं है, जिसका स्थानीय मान नहीं पूछा है, वो एज इट इज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो है उसको एज इट इज यहाँ रखेंगे। 9 है, बिल्कुल है, यहाँ पे पढ़ा रहने दो। अब आगे वाले 0 का कोई मतलब नहीं है, यानी कि इन संख्याओं के अंकों का योग ये हो गया। आपको कोई भी जोड़ करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मेथड से ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजीली, कोई नहीं रोक पाएगा इसको, गलत नहीं हो सकता आपका, बिल्कुल इजी ही मिलेगा आपको और बिल्कुल सटीक उत्तर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये क्या दिया हुआ है, संख्याएं दी हुई है, 5 संख्याएं दी हुई है और आपसे बोला हुआ है कि अगर इन संख्याओं को सरल करते हुए अगर हम छोटी से बड़ी यानी कि बढ़ते क्रम की तरफ अगर लिखें, चढ़ते क्रम की तरफ अगर लिखें, तो मध्य के अंदर कौन सा अंक आएगा, कौन सा आएगा, वो आपसे पूछा है। ऑप्शन भी दिए हुए हैं आपको चारों, तो चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये दिया हुआ है आपका बटे में, ये परसेंटेज में, ये क्या इसमें दिया हुआ है, ये फ्रैक्शन के अंदर, भिन्न के अंदर दिया हुआ है, ये दशमलव में दिया हुआ है, ये दशमलव में डिवाइड दिया हुआ है। कोई भी नंबर एक जैसा नहीं है, सबसे पहले इसको एक जैसा बनाना पड़ेगा। एक जैसा बनाने के लिए आपको दशमलव में ही कन्वर्ट कर दो इसको। कैसे करोगे, 1/3 को आप क्या लिख सकते हो 0.333 लिखो, ठीक है भाई। 31% को क्या लिख सकते हो 0.31 लिख सकते हो। 3/10 उसको क्या लिख सकते हो 0.30 लिख सकते हो। इधर 0.313 है ही है, पढ़ा रहने दो। 0.313 बोलते हैं बोलने में, तो हम यहाँ पर 313 बोल सकते हैं, क्योंकि हमें बोलने को नहीं, हमें लिखने का मतलब है। अब देखिए यहाँ पर 0.303, इसको सोल्व किया हमने, ये आ गया। अब बताइए भी सबसे छोटा कौन सा है, 0.33, ये 31 है, ये 30 है। अब 30 है, ये 303 है, यानी कि ये 300 है, 0.300। सबसे छोटा है 0.300, इसको यहाँ से निकाल दिया, छोड़ दो। अब उसके बाद में इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, ये सबसे बड़ा है 313, 333, 303, यानी कि 0.303, ये 2 नंबर पे है। उसके बाद में कौन सा बड़ा है, यहाँ पर ये 310 है, इधर देखिए 310 और ये 313, तो 0.310 ये आ गया। उसके बाद में 313 है 0.313, इधर 0.333। अब कुछ भी वर्ण पूछा हो, ऊपर से चौथा या सबसे जो बड़ी संख्या, चौथी संख्या क्या होगी, मध्य वाली पूछिए तो 0.310, यानी कि आपका 31% है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल इजी सा मेथड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंपल सी कैलकुलेशन दी हुई है आपको, दिया हुआ भी 9x76 माइनस करना है x6y9 और इज इक्वल टू 3yy7। अब यहां पर इस क्वेश्चन को किस तरह से आप सोल्व करोगे। अब देखिए इसके तरीके हैं 2। सबसे पहला तो आप बाय ऑप्शन यूज कर सकते हो। बी ऑप्शन में जैसे इसमें x की जगह पे यहाँ पर 9 पुट करके देखो और y की जगह 3 पुट करके देखो, देख तो आता ही नहीं है। दूसरा है छोटा सा दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। देखिए क्या करना है, माइनस करना है, इतना आपको पता है। इधर से एक कैरी आपने उठाई, 16 में से 9 गए 7, यहाँ तक ठीक है। एक कैरी उठाई, इधर क्या बच गया 6, क्या बचेगा 6। अब यहाँ पर चेक करना है, देखिए भाई y का कंसेप्ट आपको चेक करना है। देखिए यहाँ पर 6 में से क्या घटाएं कि वही आए, 6 में से क्या घटाएं कि वही आए, यानी कि
इकाई का अंक अपने को 6 मांगता है, यानी कि 6 में से या तो 3 घटाए तो 3 आए, एक तो ये हो सकता है, यानी कि y की वैल्यू 3 हो सकती है। क्या यहाँ पर कहीं y की वैल्यू 3 दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है। हो सकता है, अपने को फाइनल नहीं है, हो सकता है। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर 3 करेंगे, यानी कि 6 में से 3 गए 3, क्लियर है। और y में 3 करेंगे तो x की वैल्यू 9 है, यहाँ पे 9 में से 6 गए 3, बिल्कुल सही है। अब इसी तरह से 9 में से x क्या था, 9 जाए, 9 में से x की वैल्यू 9 जाए, तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई थी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अगर हमने फर्स्ट ऑप्शन आपने चेक किया था, पहले यहाँ से कैरी ली, 16 में से 9 गए 7, बिल्कुल कैरी ली, यहाँ पे 7 में से गया 6। अच्छा, अब y की वैल्यू 3 क्यों निकाली थी हमने? क्योंकि 2y के बराबर 6 आ रहा था, तो एक y के बराबर 3 आ गया, 6 में से 3 गया 3, कंप्लीट। इसी तरह से x, अब उसने हमने y के बराबर जो 3 वाली वैल्यू थी उस ऑप्शन को हमने चूज किया, तो x की वैल्यू क्या थी 9। अब 9 में से 6 गए, यहाँ पर y था, बिल्कुल 3 था, यहाँ तक सही आ रहा है। अब क्या करेंगे, फिर 9 में से x क्या है 9 है, 9 में से 9 गए तो 0 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 3 आ रहा है, इसलिए ये कंसेप्ट आपको लागू नहीं होता है। अब देखिए दूसरा, अब यहाँ पर बात अड़ती है कि 6 में से क्या घटाएं कि वही आई। अब 6 में से क्या घटाएं वही आई। देखो भाई, 6 के लिए 2 अक्षर ऐसे हैं, या तो 3 और ये 8, क्या, या तो 3 और ये 8, 8 को डबल करोगे तो भी 16, यानी कि अगर इधर से हम कैरी लेते हैं, अगर इधर से हम कैरी लेते हैं तो 16 बन जाता है। 16 में से 8 गए 8, 16 में से 8 गए 8, बात बन सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कैरी ले लिया। अब बताइए भी y की वैल्यू कहाँ पर है, कोई 8, बिल्कुल इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है। अब y की वैल्यू 8 है तो x की क्या है 4। देखिए भी, अब यहाँ पर y के बराबर 8 आया था, इधर x के बराबर 4, इधर x के बराबर 4 रख के देखो, कैरी गई 13, 13 में से 6 गए, क्या बचते हैं, 13 में से 6 गए 7, y के बराबर 7 था, लेकिन y के बराबर तो 8 था, तो मतलब ये भी नहीं है। अब यहाँ पर x, तीसरा क्या बचता है, x की वैल्यू जहां पर 5 है। अब यहाँ पर 5 रख के देखिए, अब 5 रखोगे तो क्या बचेगा, एक कैरी इधर ले ली थी, 14 में से 6 गए 8, हाँ अब ये बात बन सकती है। अब देखिए फाइनल स्टेज पे आपको बताएंगे नहीं, 9 में से अब x की वैल्यू क्या थी 5, एक कैरी उधर से ली थी तो ये 8 रह गया था, 8 में से 5 गए 3, यानी कि जो ऑप्शन आपका x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 8 ये ऑप्शन सही है। मैं तो कहूंगा कि अगर डायरेक्टली अगर आपका थोड़ा सा दिमाग आप काम में ले सकते हो तो इस तरीके से करिए, अदरवाइज आप ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मिस्टर एक्स के पास 55,600 रुपए है। कितने हैं, 55,600 रुपए है उस मिस्टर एक्स के पास, और ये कह रहा है कि उसने एक योजना में निवेश किया और उसके धन का उसने 8 गुना प्राप्त किया, 8 गुना प्राप्त किया, यानी कि अब उसके पास धन कितना हो गया 800 800 और 8 छिके 48 हासिल 4, 8 45 और 4 44 हासिल 4, 8 45 और 4 44, यानी कि 4,44,800 रुपए अब उसके पास थे। फिर ये कह रहा है कि फिर उसने 57,986 रुपए एक संस्था को दान कर दिए। कितने, 57,986 एक संस्था को क्या कर दिए, दान कर दिए, जो कि आपको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करके देखिए, यहाँ पर 4 यानी कि 10 था, इधर 9 रह के 9 में से 8 गया 1, अच्छा उसके बाद में यहाँ पर 7, 17 में से 9 गए 8, फिर इधर 13 में 7 गए 6, फिर 13 में से 5 गए 8 और 4 में से 3, यानी कि 3,86,814 रुपए उसके पास बच गए। फिर ये कह रहा है पुनः उसने बचा हुआ धन है वो निवेश किया और इसका केवल 1/3 प्राप्त किया, सिर्फ इसका 1/3 प्राप्त किया, तो यानी कि इसको 3 से भाग कर दो। तो ऑप्शन आपको दे रखा है पहला ही है, 1,28,938 रुपए उसके पास बच गए। यही पूछा है आपसे कि अब x के पास कितना धन है, 1/3 ही बचा था, 2/3 वेस्ट हो गया और 1/3 1,28,938 रुपए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबहुभुज है, समबहुभुज है, उसकी 9 भुजाएं यानी कि
9 भुजाओं वाला एक बहुभुज है, आपसे पूछा है कि उसका बहिष्कोण क्या होगा। बहिष्कोण का मतलब क्या होता है, बाहरी कोण क्या होगा। अब देखिए इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा मैं। एक ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, ये ट्रायंगल है। त्रिभुज के जो ये कोण है इसको क्या बोलते हैं आप, आंतरिक कोण। आंतरिक कोण का योग कितना होता है, 180। ये उसके होते हैं बाह्य कोण। क्लियर है, ये क्या होते हैं उसके बाह्य कोण। अब एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180। अगर हम बात करें चतुर्भुज की, अब चतुर्भुज के अंदर आयत और वर्ग काफी सारे समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज आते हैं, तो उनके कोणों का योग कितना होता है, 360। कितना होता है, 360। क्लियर है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कितनी ट्रायंगल होती है, 2। चतुर्भुज के अंदर कितनी होती है, 2 त्रिभुज। इसी तरह अगर हम पंचभुज की बात करें तो 3, 4 और ये 5, ये पंचभुज है। उसके अंदर कितनी त्रिभुज हो सकती हैं, 1, 2 और 3। एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और 3 त्रिभुज। त्रिभुज इस तरह से बनानी है कि वो परस्पर उसकी साइड है वो काटे नहीं, तभी त्रिभुज बनेगी। यानी कि 180 डिग्री, 180 डिग्री और 180 डिग्री, कितना एंगल हो गया, आंतरिक कोण 540। मैं 22 कोण के साथ साथ आंतरिक कोणों का भी योग मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए यहां पर चतुर्भुज था, यानी कि जिसकी 4 साइड्स थी, उसके तो कोणों का योग कितना था, 360। जिसकी 3 साइड्स थी उसका योग कितना था, 180। जिसकी 5 साइड्स थी उसका योग कितना हुआ, 540। क्लियर है, यानी कि ये क्या बढ़ रहा है, 180 180 के हिसाब से बढ़ रहा है। और अगर 3 साइड है तो 180, 4 साइड है तो 360 और 5 साइड है तो 540। मतलब क्या हुआ कि जितनी नंबर ऑफ साइड है, जितनी नंबर ऑफ साइड है उसमें से आप 2 घटा दो और 180 से क्या कर दो, गुणा कर दो, आंतरिक कोणों का योग आ जाएगा, अंतः कोणों का योग आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि n-2। अगर 5 भुजाओं वाला है तो 5 में से 2 गए 3, 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 गुणा 180 इज इक्वल टू 540। इसी तरह अगर कितनी भी साइड वाला हो, अगर 9 साइड वाला है तो 9 माइनस 2, 7 गुणा 180, 7 0 0, 7 8 56 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 1260। अगर ये बोलता कि एक 9 भुजाओं वाला समबहुभुज है, उसके अंतः कोणों का योग क्या होगा, तो 1260। लेकिन आपसे क्या पूछा है इसने कि एक समबहुभुज की 9 भुजाएं हैं, प्रत्येक बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण। अब देखिए भाई, प्रत्येक बहिष्कोण की बात कर रहा है, तो बहिष्कोण क्या होता है, 360 डिग्री होता है। कोई भी समबहुभुज हो, और जितने बहुभुज है उसके कितनी साइड्स है, 9 है, तो 9 से भाग कर दो। प्रत्येक बहुभुज है उसका जो एंगल होगा आपका क्या होगा, 40 डिग्री होगा। क्या होगा, 40 डिग्री। एक वर्ग है, उसका परिमाप है 144 सेंटीमीटर। ये एक वर्ग है, उसका परिमाप है 144 सेंटीमीटर। मतलब वर्ग का परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग कितना है, 144। अगर चारों भुजाओं का ये 144 है तो आप एक भुजा कितने की होगी, 36। कितने की होगी, 36 की होगी। ठीक है भाई, फिर ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो, इसका जितना क्षेत्रफल है उतना ही एक क्या है, आयत है, एक आयत है जिसके क्षेत्रफल के बराबर है, और इस आयत की लंबाई है वो 81 सेंटीमीटर है। लंबाई 81 सेंटीमीटर है, आपको चौड़ाई फाइंड करनी है। और ये पूछा है कि लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर क्या होगा। ध्यान रखना, चौड़ाई नहीं पूछी है, लंबाई और चौड़ाई में अंतर पूछा है। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बस क्वेश्चन देख लिया फटाफट से आंसर निकालना स्टार्ट कर दिया, ये नहीं देखते कि पूछा क्या हुआ है। देखिए भाई, इसका वर्ग इसके बराबर है तो इसका वर्ग क्या कीजिए भाई, 36 को 36 से मल्टीप्लाई कीजिए, 36 हासिल 3, 6 18, 18 दूनी क्या होगा 36, 36 और 3 कितना हुआ 39, 3 3 9 3 12, 1296। तो इसका भी क्या हुआ 1296 हुआ। क्लियर है।
अब लंबाई ये है, क्षेत्रफल आपको दे रखा है, चौड़ाई निकालनी है। डायरेक्ट पता है आपको, लंबाई गुणा चौड़ाई इज इक्वल टू क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल को लंबाई से भाग कर दोगे चौड़ाई आ जाएगी, क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग कर दोगे लंबाई आ जाएगी। डिवाइड करो 81 से, 1296 को 81 से आप डिवाइड करो, क्या आएगा? 81 को ये बनाया, ठीक है भाई, 8 4 और फिर 6 बच गया, और फिर 8 6 48, 6 से गया 486, यानी कि आपकी जो चौड़ाई है वो क्या आई? 16 मीटर आ गई। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आ गई। आपसे पूछा है कि 81 और 16 का डिफरेंस क्या होगा? करिए भाई, डिफरेंस क्या होगा? 5 और 7 में से 6, 65। आंसर आएगा आपका 65। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों कि HCF ऑफ 408 और 1032, HCF ऑफ 408 और 1032 के बराबर है 1032x माइनस 408y, और ये बोला हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 7 है, तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा? अब इस केस में आपको क्या करना होगा? x का भी मान निकालना होगा और y का भी मान निकालना होगा, तभी तो x में से आप y घटा पाओगे। तो कैसे होगा? देखिए, स्टार्टिंग कंसेप्ट समझने वाली है। यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर HCF ऑफ 408 और 1032 का HCF दे रखा है। मैंने HCF एलसीएम करवाया था जब आपको बताया था कि अगर कोई दो नंबर जिनका आपको HCF निकालना हो तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि जो बड़ा नंबर है यानी कि 1032 उसको आप अंदर लीजिए, और जो छोटा नंबर है 408 उसको आप भाग दीजिए, और फिर भाग करके देखिए कितने से जाएगा? 2 से जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 816 हो जाएगा। फिर 12 में 6 गए 6, 2 में से 1 गया 1, और 10 में से 8 गए 2, 216 बच गए। अब नेक्स्ट आपको क्या करना होता है कि जो भाजक होता है उसको फिर भाज्य बनाना होता है आपको, 408, ठीक है। अब 216 था इधर, 408 इधर है, फिर 1 से जाएगा तो 216 बच जाएगा। 8 में से 6 गए 2, और 10 में से 1 गया 9, और 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, 192। उसके बाद में 216 इधर, 216 इधर, 192 1 से गया, कितना आया? 192 कम 192, डिवाइड बाय 6 में 2 गया 4, और 11 में 9 गया 2, 24। क्लियर है? फिर 192। अब 24 से जाएगा, 8 से जाएगा, ठीक है, यह 9 से 8 से जाएगा, 8 चौके 32, हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19, यानी कि जो अंतिम वाला भाजक होता है वही आपका HCF होता है। अगर रिमाइंडर 0 बच जाए तो HCF आपका क्या आया इसका? 24, यानी कि ये इक्वेशन बन गई आपकी 1032x माइनस 408y बराबर 24। क्लियर है भाई? हो सकता है कि इसको आप बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व कर सकते हो। कैसे? इनमें से सभी में से 24 कॉमन है, तभी तो HCF आया 24 कॉमन ले लो भाई। अब 1032 को जब आप 24 से डिवाइड करोगे, आप डिवाइड करके देख लो, कॉमन ले लो, ठीक है। उसके बाद में एक x प्लस वाई बराबर 7 था, x प्लस वाई बराबर कितना था? 7 था। अब ये दो आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। अब तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, आप एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, यानी कि इसको इसके बराबर बनाओ या इसके अंदर से 24 कॉमन निकालोगे तो ये संख्या छोटी हो जाएगी, x और y का मान निकल के बाहर आ जाएगा। x और y का मान जैसे ही आए उसमें से x में से y घटा देना, आपका आंसर है वो बाहर निकल के आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन, आप बिल्कुल खुद ही कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, 105 और 135 वाले छात्रों वाले 3 विषय हैं। एक विषय है जिसके अंदर 60 छात्र हैं, दूसरा है जिसके अंदर 105 है, और तीसरा है जिसके अंदर 135 छात्र हैं। ये कह रहा है कि 3 विषयों में इतने इतने छात्र हैं, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट फर्स्ट, और ये आपका सब्जेक्ट सेकंड, और ये आपका सब्जेक्ट थर्ड। 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट में अलग अलग छात्र हैं। और ये कह रहा है कि ये जो है वो विज्ञान, अंग्रेजी और गणित, सब्जेक्ट फर्स्ट आपका साइंस, इंग्लिश और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट है। 3 सब्जेक्ट के इतने स्टूडेंट हैं। इनकी एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, और प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता है वो समान है।
यानी कि अगर एक कमरे में 10 बैठेंगे तो लगातार 10 मतलब जो सीटिंग वाले ही उसमें रूम है। ये कह रहा है प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं, और ये भी कंडीशन है कि प्रत्येक सब्जेक्ट का एक के अंदर मतलब उतने ही छात्र हैं। दूसरे सब्जेक्ट यानी कि एक रूम में आधे इंग्लिश के आधे साइंस के नहीं हो सकते, या आधे इंग्लिश के आधे मैथ के नहीं हो सकते। ये कह रहा है कि तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या बराबर है कि कम से कम कमरों की संख्या क्या होगी। कम से कम कमरों की संख्या क्या होगी, कैसे निकालोगे? मैंने आपको एक तरीका भी बताया था कि हमने HCF निकालना है, अपने महत्तम समापवर्तक निकालना है। HCF निकाल के देखो 60, 105 और 135 का। 60, 105 का निकाल के देखो। पहले 105, 60 बाहर रखो, 60 एकम 60 कितना बचा? 45। फिर 60 इधर लेकर आओ, 60 एकम 45 एकम 45 बच गया 15। फिर 45 इधर लेकर आओ, 15 दिए 45। क्लियर है भाई? अब क्या हुआ? 15 इनका क्या आ गया? HCF आ गया दोनों का। अब 15 और 135 का HCF क्या आएगा? 135 अंदर रखो, 15, यानी कि HCF निकालने की विधि है अगर आपको 2 से ज्यादा संख्या दे रखी हो तो पहले 2 का HCF निकालो, फिर उस HCF से इसको डिवाइड करो, भाग जाता है कि नहीं जाता। देखिए बिल्कुल जाएगा कि नहीं जाएगा, चेक करके देखिए। 9 पे देखो, 9 5 45, ठीक है, और 4, 9 एकम 9 और 4 13, यानी कि इनका HCF क्या आया? HCF आ गया 15। अब सिस्टम अपने को क्या समझ में आया यहाँ पर? ये कह रहा है कि जो प्रत्येक सब्जेक्ट का एक रूम के अंदर वही होना चाहिए, यानी कि उस कमरे में 15 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। एक कमरे में 15 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। तो कितने कमरों की रिक्वायरमेंट है? देखिए 15 चौके 60, 4 रूम चाहिए साइंस के लिए। अब 15, 105 कितने हैं? 7, 15 7 105, यानी कि 7 रूम इसके लिए चाहिए। और 35 है 15 रिमा, कितना हो गया? 135। 9 रूम चाहिए आपको मैथ्स के लिए, 9 रूम मैथ्स के लिए जिसमें 15 स्टूडेंट बैठ सके, 7 रूम मैथ्स के लिए इंग्लिश के लिए जिसमें 15 स्टूडेंट बैठ सके। और ये आपके स्टूडेंट की टोटल क्या होगी? हमने बांट दिए भी। 4 रूम हमने ऐसे रखे जिनमें 15 स्टूडेंट है, 7 रूम ऐसे रखे जिनमें 15 स्टूडेंट है, और 135 बच्चे हैं वो 15 × 9 में डिवाइड हो जाएंगे। अब आपसे पूछा है कि जो कॉलेज है या कोई भी जो परीक्षा हॉल है उसके अंदर न्यूनतम कमरों की संख्या क्या होगी? तो ये कमरे अपने को चाहिएंगे भाई। 7 और 4 11 और 9 20, कम से कम 20 रूम हो मल्टीप्लाई 15, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास? 300 ही है, जोड़ के देख लो। 300 रूम के लिए 15 स्टूडेंट पर रूम के अंदर 20 रूम मिनिमम आपको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्राइंगल A, B और C दे रखी है जिसके अंदर AQ क्या है? BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर है। AQ है BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, और AP है वो क्या है? BC का बाइसेक्टर है। अगर AP BC का बाइसेक्टर है तो एंगल ये और ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है? बाइसेक्टर मैंने कहा कि ये 2 है साइड्स, इसका अगर इसमें बीच में से कोई बाइसेक्टर निकाले तो ये एंगल क्या होंगे? आपके बराबर होंगे। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए PAQ का एंगल अपने को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले जो बड़ी वाली ट्राइंगल है AB और C, AB और C का अपने को एंगल चाहिए, यानी कि फुल एंगल। अब बताइए 75 इधर है, 35 इधर है, 180 तीनों का जोड़ है, तो एंगल BAC क्या हो जाएगा? 75 और 35 कितने हो गए? 110। 110 75 और 35 कितने हो गए? 110। बचा कितना? 70, यानी कि ये जो बड़े वाला एंगल है वो है 70। क्लियर है? अच्छा ये 70 हो गया, ये 90 है ही। अब तीसरी एक देखो BQA, ABQ के अंदर अपने को ये थीटा अगर हम निकालें, यानी कि ये थीटा अगर हम निकालें तो कितना है? 75 ये है, 90 ये है, 90 ये हो गया, इन दोनों का जोड़ भी 90, यानी कि 15 ये हो गया। अब यहां पर गौर करना कि 15 डिग्री है वो क्या आया? BAQ 15 डिग्री आ गया। टोटल 70 है, तो ये टोटल कितने का बचा? अभी टोटल 70 है, 15 ये है, तो ये कितने का हो गया? 55 का हो गया। कितने का हो गया? 55 का हो गया। अब ये 55 है, ठीक है,
और यहाँ पर ये 35 है। यहाँ पे गौर कीजिए आप, ये जो टोटल एंगल कितने का हो गया, ये 90 है, ये 35 है, तो ये कितने का हो गया टोटल 55 का हो गया। अब इधर भी ये 15 हो रहा है, इधर ये 55 हो रहा है। एक चीज ध्यान रखना आपको, क्या है, ये 15 है, इधर ये 55 है, ये दोनों क्या है, बराबर भागों के अंदर है। सिंपल सी बात है, तरीके दो है, या तो 55 में से आप 15 माइनस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा ये थीटा, क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन है। 55 में से 15 गया 40 और 2 से भाग किया, तो यानी कि ये जो एंगल है वो आपका कितना हुआ, 20 डिग्री। थीटा क्या है आपका, 20 डिग्री। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो आप, इस ट्राइंगल को सोल्व करके भी आप यहाँ से कुछ निकाल सकते हो। जैसे कि ये बाइसेक्टर था, जितना ये है उतना ही ये होगा, ये टोटल 70 है, ये टोटल 70 बताया। देखिए 70 बताया तो मतलब कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये बराबर है, तो 70 का आधा कितना हुआ, ये 35 हो गया और ये कंप्लीट 35 हो गया। जब ये कंप्लीट 35 है, ये 15 है, तो ये बचा कितना, कितना बचा भाई, 20 डिग्री। बात एक ही है, फॉर्मूला ये भी लगा सकते हो, कंसेप्ट से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि एक ट्राइंगल है ABC, ये क्या है, A, B और C, और बोला हुआ है आपको OB एंड OC आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C। इस एंगल का और इस एंगल के ये क्या है, बाइसेक्टर है। OC और OB बाइसेक्टर है, एक पॉइंट O पर मिल रहे हैं। क्लियर है। एंगल A आपको दे रखा है और OBOC आपको फाइंड करना है, यानी कि ये आपको थीटा फाइंड करना है। लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। आपको एक फॉर्मूला तो याद होना चाहिए कि ये जो एंगल है, देखिए ये क्या है, एक सर्कल का मान सकते हो आप, जैसे या यूं कह लो कि ये जो ट्राइंगल है एक सर्कल के अंदर बनी हुई है, ठीक है, जिसकी ये क्या है, रेडियस, और यानी कि ये व्यास है इसका, सॉरी इसमें ये क्या है, ये व्यास है, और व्यास ये जो है वो सेंटर है इसका, यानी कि अगर हम यहाँ से तीसरा बाइसेक्टर और डालें तो ये भी यहाँ पर मीट करेगा, ये इसका सेंटर है। अब जब सेंटर है और सेंटर पे बनने वाला जो एंगल यानी कि इस तरफ बनेगा, एक तो होता है कि बाहरी संख्याओं, ये बाहरी जो सॉरी एक तो ये होता है कि ये जो बाहरी है ना साइड्स, उसको बढ़ा दो आगे, एक तो उससे बन सकता है। और अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि 40 डिग्री है वो एंगल ए है, और उसके जस्ट कंजुगेट पेयर के अंदर जो एंगल है वो क्या होगा, फॉर्मूला होता है क्या, 90 प्लस ये जो एंगल है यानी कि BAC जो एंगल है, एंगल ए का हाफ कर दो, तो आपका थीटा निकल के बाहर आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट था, ज्योमेट्री अगर आपने करी हो तो। 90 प्लस 40 में से 2 का भाग करेंगे तो 20 आएगा, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड्स BA एंड DC ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक चतुर्भुज है ABCD, ABCD एक चतुर्भुज है, उसकी 2 भुजाएं हैं BA और DC। BA को बढ़ा दिया और DC को बढ़ा दिया, आकृति के अनुसार बढ़ाया जाता है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है, क्या सत्य है। अब एक बात बताइए, यहां पर सबसे पहला ही ऑप्शन है x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी, क्या ये होगा, चेक करते हैं। देखिए भाई ये कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी। देखिए चेक करते हैं। सबसे पहले तो एक बात बताइए, यहां पर एक सम चतुर्भुज आपको दे रखा है, तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होगी, यानी कि ये अल्टरनेट एंगल हो गया, ये और ये एंगल इक्वल होगा। इसी तरह y है वो इस एंगल B के इक्वल है, यानी कि एंगल y है वो एंगल B के इक्वल है, और एंगल A है या यूं कह सकते हो एंगल X है वो एंगल A के इक्वल है। दोनों साइड्स को जोड़ दो, एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, या आप इसको लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू A प्लस B। एक तो तरीका हो गया, ये फर्स्ट उत्तर यही है। दूसरा क्या है, इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, अगर इसके अंदर अब आपको बताइए क्या है, सरल रेखीय युग्म है, क्या है, सरल रेखीय युग्म। टोटल जोड़ इसका ये जो एंगल है ये 180 का होगा, A माइनस गया, ये एंगल कितना बचा, 180 माइनस A। इसी तरह ये भी एक सरल रेखीय युग्म है कंप्लीट की अगर हम बात करें, और ये एंगल B है तो ये कितना बचा, 180 माइनस B। क्लियर है भाई। अब
आपको इतना तो पता होगा कि इन सभी चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360। जोड़ करके देखिए भाई, ए तीनों चारों जोड़ दीजिए तो इक्वल 360 कर दीजिए। देखिए y या इन दोनों को बराबर कर लीजिए, यानी कि आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए, या ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए। देखिए भाई सिंपल सी बात है, या तो इनको आप बराबर कर सकते हो, तीसरा तरीका भी अपने पास निकल के आ रखा है क्या, कि इनको हम बराबर करके देखते हैं कि क्या आता है। देखिए करके देखिए, सभी को जोड़ के y प्लस 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 360। क्लियर है भाई। अब चेक करिए भाई, y प्लस 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस बी प्लस एक्स। अब देखिए यहां पर क्या था 360, मैंने यहां पर ब्रैकेट ओपन कर दी है, 180 और 180 360 और 360 इधर है वो कैंसिल हो गया। क्या बचा इधर y माइनस ए माइनस बी और प्लस एक्स। ए और बी को इस साइड ले आओ, इधर माइनस थे, ये क्या बचा a प्लस बी, दोनों प्लस के हो गए। यहाँ पे क्या बचा y प्लस एक्स या x प्लस वाई। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते थे, दोनों तरीके ओके हैं। बिल्कुल शॉर्ट सा मेथड था, बिल्कुल इजी कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र के अंक 98 की बजाय 108 त्रुटि से अंकित हो गए। मतलब एक कक्षा का छात्र था, उसके अंक 98 आए थे, लेकिन 108 अंक लिखे गए त्रुटि से। कितने बढ़े 10 बढ़े, कितने बढ़े 10 जो है वो बढ़ गए। अच्छा फिर ये कह रहा है इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक है वो 1/5 बढ़ गए। कितने बढ़े 1/5 जो है वो औसत अंक इसके बढ़ गए। अब 1/5 बढ़े तो 10 का फर्क पड़ा, यानी कि 10 अंकों का फर्क पड़ा तो कितना बढ़ा 1/5। डायरेक्ट सिंपल सी बात है, 1/5 अगर कोई छात्र के अंक बढ़े 1/5 यानी कि उसके अंदर क्या हुआ, जो यूं कह सकते हो कि रेशियो औसत वाला पढ़ा होगा आपने, औसत वाला ही है, तो औसत है 1/5 का फर्क पड़ रहा है कितने के पीछे 10 के पीछे। अब ये कह रहा है कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बराबर है, तो सपोज दैट छात्र x थे तो x में कितना फर्क है 1/50, तो x को सोल्व करके देखिए आप 50, यानी कि 50 छात्र ऐसे थे जो क्लास के अंदर बैठे थे, उनमें से अगर एक छात्र के 10 अंक बढ़ जाते हैं तो आपका 1/5 आता है। 10 अंक बढ़ने से 1/5 हिस्सा बढ़ जाते हैं, तो वो संख्या कितनी होगी 50। बिल्कुल शॉर्ट सा तरीका था। तो दोस्तों ये थे हमारे रीट लेवल 1 जो 2017 के अंदर हुआ था, उसके अंदर पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन। आगे और भी हम करते रहेंगे इसी तरह से क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।